आप सभी लोगों को पुनः एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भारत का संवैधानिक विकास के पार्ट 1 को पूरा कर लिया था। आज का जो लेक्चर है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार एक व्यापारिक कंपनी भारत का प्रशासक बन गई, भारत के प्रशासन में हिस्सा लेने लगी। जैसा कि हम लोगों ने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटेन की संसद ने कुछ संसदीय नियंत्रण कंपनी पर स्थापित किए और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किस प्रकार बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फिर हमने 1813 का चार्टर देखा, जिसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल चीन और चाय के साथ ही वो व्यापार कर सकती थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति 1813 में मिली। फिर 1833 में हमने देखा किस प्रकार एक विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया, और इसके बाद 1853 के चार्टर को हम लोगों ने देखा। इन सभी 1853 की भी अगर विशेषता सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है कि पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा, नामजदगी के सिद्धांत को हटा दिया गया। अब इसके बाद 1853 के बाद क्या होता है, 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ा मोड़ लेके आती है, क्योंकि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय क्रांति में उभर कर सामने आई, जिसको हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इस क्रांति ने अंग्रेजों को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। इस क्रांति ने ये दिखा दिया कि भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए आतुर हैं और वो कभी भी एकत्रित हो सकते हैं, कभी भी राष्ट्र के नाम पर वो अपनी मांगों को पूरा करवा सकते हैं। जब ये बात ब्रिटेन संसद तक पहुंची, तब उसने बहुत सारे निर्णय 1858 में लिए, जिसमें कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो कंपनी के लिए कह सकते हैं कि आप घातक साबित हुए और अंग्रेज़ों के लिए थोड़ा सा बेटर साबित हुए। अब हम लोग 1858 से देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें 1857 की क्रांति के बाद बदली। देखिए, सबसे पहले कंपनी का शासन समाप्त हो गया। वो कंपनी जो 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ से परमिशन लेकर आई थी, उसका शासन पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब कंपनी कहीं खो सी गई, कहीं गुम हो गई, उसका शासन कहीं रह ही नहीं गया। अब जो शासन होगा वो ब्रिटेन के क्राउन का होगा। ब्रिटेन का जो सम्राट होगा वो डायरेक्ट शासन करेगा भारत पर। एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और क्राउन का सीधा शासन स्थापित हो जाता है। इसके बाद एक पद बनाया जाता है भारत सचिव का। भारत के राज्य सचिव या भारत सचिव का एक पद बनाया जाता है। ये नाम से तो लग रहा है कि भारत का कोई व्यक्ति होगा भारत सचिव के पद पर इंग्लैंड की कैबिनेट में जो मंत्री होता था उसको ये पद दिया जाता था। मतलब इंग्लैंड की मंत्री परिषद का कोई सदस्य होगा, उसको भारत का सचिव पद दिया गया। तो एक पद बनाया गया भारत सचिव का, और इसके साथ ही साथ देखिए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनका रोल समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, कंट्रोलर, उनका शासन समाप्त कर दिया गया। जो भारत के सचिव थे उनकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय परिषद का गठन, जिसमें 15 सदस्य थे, 1858 ईस्वी में किया गया, और इसी भारत परिषद का अंत कर दिया जाएगा अभी 1935 में। ये देखिए, आप लिखा भी यहाँ पर भारतीय परिषद का अंत। तो शुरुआत कब हुई? 1858 में, और भारतीय परिषद का अंत हो जाता है 1935 में। इसके बाद गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का पद सृजित किया गया।
हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सबसे पहले बंगाल के गवर्नर होते थे, फिर उसी गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और अब क्या हुआ, एक गवर्नर जनरल का भी पद समाप्त कर दिया गया। अब इस पद को बोला गया वायसराय। इस पद को चेंज करने के पीछे कई कारण थे, क्योंकि वायसराय एक ऐसा पद था जिसका मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। तो वायसराय नाम से ही एक फीलिंग आ रही थी कि कोई राजा का प्रतिनिधि है, अब कंपनी नहीं शासन कर रही, कोई वायसराय शासन कर रहा है। और इस प्रकार भारत का जो पहला वायसराय बने वो बने लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, और साथ ही साथ लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। क्यों? क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल उस समय वो गवर्नर जनरल के पद पे थे, तो उस नाम को चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल हटा दिया गया और वायसराय कर दिया गया। तो इस प्रकार वो गवर्नर जनरल तो थे, पर वो अंतिम गवर्नर जनरल बन गए और पहले वायसराय बन गए। तो ये भी कई एग्जाम से पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है, जिसमें पहली बार विधानसभा के गठन की शक्ति प्राप्त हुई। ये शक्ति वायसराय को प्राप्त थी कि वो विधान परिषद का गठन कर सकते हैं, और उन्होंने बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना भी की। इन तीनों प्रांतों में इन्होंने बंगाल में उत्तर पश्चिम प्रांत मतलब आज का यूपी, और पंजाब में इन्होंने विधान परिषद की स्थापना की। इसके बाद देखिए, आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। अब वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। आपको पता है कि अभी भी हमारे संविधान में आपातकाल की स्थिति में, या कह सकते हैं जब सदन सुचारू रूप से ना चल रहा हो, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये देखिए हमारे संविधान का विकास जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे कहाँ से चीज़ें निकलकर आज के संविधान में आई थी। पर ये अध्यादेश 6 माह से अधिक तक मान्य नहीं था। कोई भी अध्यादेश 6 ही महीने तक मान्य था। इसके बाद देखिए, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन तीनों व्यक्तियों को डायरेक्ट मनोनीत कर लिया गया था विधान परिषद में। एक बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत कर लिया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1892 का अधिनियम। देखिए, इसमें सबसे विशेष बात क्या थी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। जहाँ पर चुनाव अभी तक क्या होता था, सबको मनोनीत कर लिया जाता था, चुनाव की कोई बात ही नहीं होती थी। तो कहीं से ये आ गया कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। तो पहली बार निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ। इसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि केंद्रीय विधान परिषद जो होगी उसमें बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। तो पूछा भी जाता, पहली बार बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला, तो 92, याद रखिएगा 1892 में बजट पर बहस और प्रश्न करने का अधिकार। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, 92 बजट, 61 अध्यादेश, 1861 में अध्यादेश। देखिए थोड़ा सा सिमिलर साउंड होता तो उन वर्ड्स को याद करना आसान रहता है। 61 अध्यादेश, 61, 92 बजट, बा से ये भी है, बा से ये भी है। 61 अध्यादेश और 1892 में बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हो गई। इसके बाद आता है 1909 का अधिनियम, 1909 का सुधार या मार्ले मिंटो सुधार। देखिए ये भारतीय संविधान पर एक बहुत गहरा प्रभाव डाला। कहने के लिए तो लग रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार हो रहा है, पर सुधार के नाम पर किस तरीके से भारतीयों को ठगा जा रहा था हम इसको देखते हैं। इसमें जो मार्ले मिंटो हैं, ये मार्ले
भारत के सचिव पद पर हैं। भारत के सचिव मतलब ये इंग्लैंड के कैबिनेट के थे। और मिंटो जो है उस समय वायसराय हैं, वायसराय, क्योंकि वायसराय का भारत में एक रोल रहता था और सचिव का भी, भारत के सचिव का भी एक रोल रहता था। तो दोनों ने मिलकर कुछ सुधार किए और सुधार के नाम पे किस तरीके से भारतीयों को ठगा, हम इसको देखते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन का उपबंध, बहुत बड़ा चेंज था, बहुत बड़ी चाल थी। अब इसमें क्या हुआ, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति, अलग निर्वाचन या पृथक निर्वाचन का मतलब क्या हुआ कि मुस्लिम ही खड़ा होगा चुनाव में, मुस्लिम चुनाव में खड़ा होगा और जो वोट होगा वो भी मुस्लिम देगा। आप समझ रहे हैं, किसी समुदाय को नेग्लेक्ट कर दिया गया, बाकी अदर समुदाय को नेग्लेक्ट कर दिया गया कि मुस्लिम खड़ा होगा तो मुस्लिम ही वोट करेंगे, बाकी लोग के पास वोट की पावर नहीं रहेगी। ये देखेंगे आप सिखों के साथ भी होता है सांप्रदायिक चुनाव 1919 में। तो ये बहुत बड़ा झटका था, या कह लीजिए सुधार के नाम पर ठगी थी कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन या प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कब की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब की गई। और लॉर्ड मिंटो जो कि वायसराय थे, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संप्रदाय के नाम पर बांट दिया था। इसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एक ऐसा नाम है जो वायसराय की कार्यपालिका में एक सदस्य के रूप में, एक विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए। हम लोगों ने देखा कि 1833 में किस प्रकार मैकाले को शामिल किया गया था विधि सदस्य के रूप में, और पहली बार 1909 में ऐसा हुआ कि एक भारतीय को शामिल किया गया। बहुत बड़ी चीज़ थी, एक भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका में शामिल किया गया। मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे वायसराय, मतलब ऐसे प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिनको वायसराय की कार्यपालिका में शामिल किया गया। तो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन ऐसा भारतीय था जिसको वायसराय की कार्यपालिका में सबसे पहले शामिल किया गया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और वो भी विधि सदस्य के रूप में इनको शामिल किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो क्या था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या 1919 का भारत शासन अधिनियम? इससे कई तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो इसको देखिएगा आप लोग, केंद्र में द्विसदनात्मक, अभी द्वैत शासन भी आएगा तो उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बात हो रही है द्विसदनात्मक, दो सदन की बात हो रही है। सदन, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, या राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। तो पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब हुई? 1919। अब देखिए इसको भी याद करने के लिए, यहाँ द्विसदन है और यहाँ पर भी दो सदन है, एक 19 एक 19, दो 19 है ना, तो 2-19 और द्विसदन, इसको भी रिलेट कर सकते हैं आप लोग। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, हम लोगों ने देखा था कि 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी, पर पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, वोटिंग होगी और उसको चुना जाएगा, जैसे अभी का फिलहाल चुनाव होता है। तो ये व्यवस्था अपनाई गई 1919 में। सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को भी शामिल किया गया। जिस प्रकार मुस्लिम को यहाँ पर अलग पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था, उसी प्रकार सिखों के लिए भी अलग सांप्रदायिक चुनाव की व्यवस्था की गई। इसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ। ये आप लोग लिख लीजिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया कब? 1919। बहुत बहुत और बहुत इम्पोर्टेंट है ये।
प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो 1919। देखिए यहाँ पे द्वि था, यहाँ पे द्वैध है, दो दो की बात हो रही है, तो 1919 से इसको भी रिलेट करिएगा। और द्वैध शासन का जनक बोला जाता है लियोनस कार्टियस को। द्वैध शासन क्या था कि दोहरे, ये प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी, दोहरे लेवल पर। इसमें दो विषय बांटे गए, एक आरक्षित विषय था और एक हस्तांतरित विषय था। देखिए द्वैध शासन अभी आगे आएगा, 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त भी किया गया। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ और 1935 में इसको समाप्त किया जाएगा। तो कई बार ये प्रश्न पूछेगा द्वैध शासन प्रांतों में कब शुरू किया गया, द्वैध शासन कब खत्म किया गया, तो इसको हम लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने बताया, कुछ आरक्षित विषयों में बांटा गया और कुछ हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय महत्वपूर्ण विषय थे, जिन पे जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे, उनकी कार्यपालिका के लोग निर्णय लेते थे। तो इसमें प्रशासन जो था गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा लिया जाता था और सभी महत्वपूर्ण विषय इसमें शामिल थे, जैसे वित्त हो गया, भूमि हो गया, पुलिस हो गया, पेंशन हो गया। ये सारी चीज़ें आरक्षित विषय में थी और ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं था विधान परिषद के प्रति। इसके विपरीत हस्तांतरित विषय जो उतने महत्व के नहीं थे, जैसे शिक्षा हो गया, पुस्तकालय हो गया, चिकित्सा हो गया, ये सारे विषय हस्तांतरित विषय थे और उन मंत्रियों की सहायता से जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, उनकी सहायता से निर्णय लिया जाता था। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहली चीज़, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम बना था वो साइमन रिपोर्ट पर आधारित था, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर आधारित था। और दूसरी चीज़, इसमें कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम बना तो उस समय 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ शामिल थीं और ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। देखिए सबसे पहले इसमें क्या हुआ, भारत को एक अखिल भारतीय संघ माना गया। माना गया कि भारत का जो अस्तित्व है वो पूरे देश का अस्तित्व है। अखिल भारतीय संघ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अखिल भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय छात्र संघ, मतलब पूरे भारत को एक होल में देखा गया, एक संपूर्ण में देखा गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। अभी तक भारत को देखा जाता था कि बंगाल में बटा हुआ है, कई प्रांतों में बटा हुआ, कई देसी रियासतों में बटा हुआ, सबका शासन अलग चल रहा है। पर 1935 में पहली बार इसको अखिल भारतीय संघ के रूप में देखा गया, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासतों के लिए ऐच्छिक था कि वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहती हैं कि नहीं, और देसी रियासतें शामिल नहीं भी हुई, वो अपने स्वतंत्र रूप से शासन चलाना चाहते थे। प्रांतीय स्वायत्तता, देखिए स्वायत्तता भी आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में डायरेक्ट कि कब प्रांतीय स्वायत्तता मिली, तो 1935 में। क्या थी, यही द्वैध शासन जो हम लोग 1919 में पढ़े थे उसका अंत कर दिया गया, प्रांत जो था वो स्वायत्त हो गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, इस पर आप लोग जितना इम्पोर्टेंट लगा पाइए लगा लीजिए कि द्वैध शासन का अंत कब किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता कब मिली 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब प्रांत में तो द्वैध शासन का अंत हो गया, प्रांत में द्वैध शासन का अंत हो गया जो 1919 में शुरू हुआ था, 1935 में अंत हो गया। पर प्रांत में अंत हुआ और केंद्र में शुरू हो गया द्वैध शासन 1935 में। तो जहां अंत है वहीं शुरुआत भी है। 1935 में प्रांत में अंत और केंद्र में शुरू हो गया। इसमें क्या था, 3 सूचियां बनाई गई, परिसंघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास संघ सूची के कुछ विषय है, कुछ राज्य सूची के, कुछ समवर्ती सूची के।
और अंतिम जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, अवशिष्ट विधायी शक्ति, वो किसको प्राप्त थी? वायसराय को। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये भी प्रश्न के रूप में बनता है कि विषयों को तो बांट दिया गया संघ, राज्य और समवर्ती सूची में, परंतु अंतिम जो या अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो किसको प्राप्त थी? वायसराय को प्राप्त थी। इसके बाद एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई 1935 के अधिनियम के तहत कि पूरे भारत का एक न्यायालय होगा, संघीय न्यायालय, पर अंतिम निर्णय जो होगा वो प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त होगा। अंतिम निर्णय प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त होगा। भारत परिषद का अंत कर दिया गया, जो कि 1858 में भारत परिषद बना था। हम लोगों ने शुरुआत में देखा था भारत परिषद का जो गठन हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया और आरबीआई की स्थापना की गई, एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई पूरे भारत के लेवल पर, आरबीआई। और आपको पता है कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न अलग से भी कई बार पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 एक केंद्रीय बैंक के रूप में। और लास्ट में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि 4 जुलाई को प्रस्तावित हुआ था, 4 जुलाई को प्रस्तावित हुआ था और 18 जुलाई को स्वीकृत हो गया था। तो दोनों डेट हैं। 4 जुलाई को ये प्रस्तावित किया गया था कि अब भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए और 18 जुलाई 1947 को ये स्वीकृत हो गया था, जिसके बाद 2 अधिराज्यों की स्थापना होगी। 2 अधिराज्य बनेंगे, 2 राष्ट्र बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। और हमको पता है कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, या 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पर हम स्वतंत्र कब हो गए थे? 15 अगस्त 1947 में। अब स्वतंत्र हम 1947 में हो गए, संविधान हमारा 2 साल बाद बन रहा है, 2.5 साल बाद बन रहा है। तो एक समस्या ये है कि शासन कैसे चलेगा? तो जो शासन चलेगा वो 1935 जो हम लोगों ने ऊपर देखा उसी अधिनियम के द्वारा तब तक चलेगा जब तक कि संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। और इसके साथ ही साथ एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, आप लोग लिख लीजिएगा कि भारतीय संविधान पर, आज का जो हमारा संविधान है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा 1935 के भारत शासन अधिनियम का। ये ज़रूर लिख लीजिएगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हमारे संविधान पर। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसी अधिनियम से अधिग्रहित की गई थी। और लास्ट में जो देसी रियासतें थी उस पर ब्रिटेन ने अपनी जो सर्वोच्चता थी उसका अंत कर दिया कि अब देसी रियासतें अपना शासन खुद करें, और उनको साथ ही साथ एक छूट दे दी गई कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं और चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो ये पूरा हमारा संवैधानिक विकास था, जिसमें एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, 1858 से भारत सचिव का पद क्रिएट किया गया। मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। 1919 में हम लोगों ने द्वैध शासन देखा कि प्रांतों में शुरू किया गया, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और उसी द्वैध शासन को 1935 में अंत कर दिया गया। और लास्ट में 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। तो उम्मीद है कि आप अगर 2 से 3 बार लेक्चर को देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। और अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिली हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे लिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।